हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा और उसके बारे में जानकारी लेने से पहले हमें दो शब्द ऐसे हैं जो मुद्रास्फीति से संबंधित हैं। तो हमें मुद्रास्फीति पर सीधे आने से पहले हम लोगों को तरलता देखनी है और उसके बाद सप्लाई जिसे पूर्ति कहते हैं। इन दोनों चीज़ों तत्वों को देखने के बाद हम मुद्रास्फीति पर आएंगे। तो मुद्रास्फीति पर आने से पहले हम तरलता को जान लेते हैं। तरलता का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है, पैसे से संबंधित होता है। मुद्रास्फीति का संबंध पैसे से होता है। तो अगर पैसे से संबंधित है तो इसकी परिभाषा क्या दिया जा सकता है, इसे कैसे परिभाषित किया जाता है। तो आपको तरलता का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो बिना नुकसान के करेंसी में परिवर्तित हो जाए। कोई भी वस्तु ले लो, बिना नुकसान के करेंसी में परिवर्तित हो जाए, करेंसी में परिवर्तित हो जाए तो वह तरलता की श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। तरलता की श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी वस्तु है, माना कि अगर तांबा है, तांबा मान लो है, ये भी बिकता है, हर जगह बिकता है, हर दुनिया में बिकता है, हर देश में बिकता है। तो आपको पता है कि हर देश में अगर बिकता है तो इसका कुछ कीमत होगा, लेकिन क्या आसानी से ये हर जगह पे बदला जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे सोना ले लिया जाए, अगर इसी जगह पे सोना ले लिया जाए तो हर जगह पर इसे आसानी से करेंसी में परिवर्तित कर दिया जाए। अगर मान लो चाइना में है तो चाइना के करेंसी में परिवर्तित हो जाएगा। यूएसए में है तो यूएसए के करेंसी में परिवर्तित हो जाएगा। इंडिया में है तो इंडिया के रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हर जगह पर इसे आसानी से, सोने को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात अगर पूछा जाए कि सबसे तरल धातु कौन सी है, सबसे तरल वस्तु कौन सी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया आपका सोना। सबसे तरल धातु क्या है? सोना। आपको पता होना चाहिए कि सबसे तरल धातु कौन सा है? सोना। क्यों? क्योंकि यह किसी भी देश में अगर चले जाओगे तो आसानी से इसे दूसरे करेंसी में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। आसानी से आप पहने हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, तुरंत इसे जाओ कन्वर्ट कर लो, किसमें? करेंसी में परिवर्तन। तरलता का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशीलता में जो धातु आसानी से बिना नुकसान के आसानी से परिवर्तित हो जाए, नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का सोना है तो आपको 85 रुपये मिले, ऐसा नहीं। 100 रुपये का सोना है तो 100 रुपये ही मिलेगा, चाहे जहाँ पर आप परिवर्तित करो, वह चाहे जहाँ पर 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो परिवर्तनशीलता यही के गुण को तरलता कहते हैं। वस्तु जितनी आसानी से बिना नुकसान के परिवर्तित हो जाएगा वह तरलता की श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। इसकी परिभाषा क्या? कोई कहे कि तरलता क्या है तो कहिए कि कोई भी वस्तु जो आसानी से बिना नुकसान के करेंसी में परिवर्तित हो जाए उसे तरलता कहते हैं। जो वस्तु जितनी आसानी से परिवर्तित हो जाएगा वह तरलता की श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। और सोना तो पता ही है आपको कि सबसे तरल धातु है। सबसे तरल धातु क्या है? सोना, जो आसानी से किसी भी करेंसी में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए तांबा भी, आप क्यों सोच रहे होंगे कि तांबा क्यों नहीं है? क्योंकि तांबा देखिए, अगर गांव-गांव घूमेंगे कि भैया ये तांबा ले लो, हमें पैसा दे दो, करेंसी दे दो, तो नहीं कोई लेगा। लेकिन सोना लेकर जाओगे हर जगह पे आसानी से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है, करेंसी में परिवर्तित हो जाता है। आप चाहे जहाँ जाए, कलुआ के गांव में चले गए, भलुआ के गांव में चले गए, कहीं भी चले जाओगे भैया ना, आप आसानी से सोने को परिवर्तित कर लोगे। लेकिन तांबे को नहीं, किसी और धातु को नहीं। चांदी को, इसी तरह चांदी को भी आसानी से कर लिया जा सकता है। ऐसे कई धातु हैं जिन पर हर जगह पर आप आसानी से उनको किसी दूसरे करेंसी में परिवर्तित कर सकते हो। तो ये हुआ तरलता। इसी में आपको एक पॉइंट और पढ़ना होता है कि तरलता का संबंध पूछता है कि तरलता का संबंध किससे है? तरलता का संबंध किससे है? तरलता का संबंध किससे है? तो तरलता का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे मांग से। किससे है? मांग से। तरलता का संबंध पूछता है कि तरलता का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि तरलता का संबंध मांग से है। अब पूछिए, आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको हम बताते चलें कि तरलता का संबंध मांग से है। कैसे? आप देखिए, ये तरलता क्या है आपको बताएं।
कि जो आसानी से किसी दूसरे मुद्रा में परिवर्तित हो जाए। अब जाहिर सी बात है, तरलता अगर बढ़ेगा, तरलता अगर बढ़ता है, तरलता मान लीजिए बढ़ता है, मान लीजिए किसी समाज में, मान लीजिए यहाँ पर पहले 100 रुपये थे, लेकिन यहाँ पर सोना ला करके भजा दिया गया। मान लीजिए 1 किलो सोना लाया गया, मान लीजिए 10 किलो सोना लाया गया और यहाँ पर भजा दिया गया। तो ये बताइए यहाँ पे तरलता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, अगर यहाँ सॉरी चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इसे समझ में नहीं आएगा आपको। अगर मान लीजिए तरलता बढ़ती है, तरलता का संबंध किससे है? मांग से। अगर मान लीजिए तरलता बढ़ती है, तरलता बढ़ने का मतलब क्या है कि कोई भी मुद्रा आसानी से किसी दूसरे करेंसी में परिवर्तित हो जाए। मान लीजिए ये बहुत सारे करेंसी यहाँ पर परिवर्तित हो जाए, मान लीजिए कि बहुत सारा तरलता आ जाए, किसमें? हमारे मार्केट में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में तरलता बढ़ जाए तो क्या होगा? मतलब उस स्थान पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी कि नहीं? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगा, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। अब बताइए, मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो ये बताइए क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? वृद्धि होगा। कैसे? अभी बताते हैं। उसके अलावा अगर क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि होता है तो बताओ मांग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मांग बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पूछा जाता है तरलता का संबंध किससे है? तो तरलता का संबंध आपके मांग से है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरलता का संबंध किससे है? तरलता का संबंध मांग से। तरलता का संबंध किससे है? मांग से है। कैसे? तरलता का संबंध मांग से। कैसे? अब बताते हैं। देखिए, तरलता अगर वृद्धि होती है, तरलता अगर वृद्धि होती है, मान लीजिए यहाँ पर पहले रुपए से हम बताएं पैसे से है। मान लीजिए तरलता का संबंध हमको आपको बताया कि पैसे से है। अगर मान लीजिए यहाँ 10 रुपये था, अब बाहर से आ गया 100 रुपये, तो 110 रुपये हो गया। हाँ, 110 रुपये इस पूरे क्षेत्र में 110 रुपया हो गया। पहले 10 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया। अब मान लीजिए मुद्रा 110 रुपया हो गया, 10 से 110 हुआ, तो ये मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुआ। कितना? 100 रुपये का। अब 100 रुपये का वृद्धि हो गया। अब मान लीजिए पहले इस गांव में 10 रुपये था, अब 110 रुपये हो गया। अब बताइए, पहले जिनके पास पैसा नहीं था अब उनके भी पास पैसा हो गया। मान लीजिए सब इतने लोग हैं, पहले केवल इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, और इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास पैसा नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसके पास भी पैसा हो गया, इसके पास पैसा, क्योंकि तरलता वृद्धि हो गई। यह बहुत माध्यमों से वृद्धि होता है, कई माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से वृद्धि होता है, लेकिन अब ये वृद्धि हो गया इसके किसी भी वजह से। सबके पास पैसा, अब सबके पास पैसा हो गया तो अब सब लोग खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, दारू, शराब, मुर्गा, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अब जब खरीदारी करेंगे तो मांग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, सिंपल है। तरलता बढ़ी तो उस समाज में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई। पहले 10 था, 100 रुपये हो गए, अब 10 था, 100 रुपये हो गए। 10 रुपये था तो उसमें बचाना भी था, अब 100 रुपये है तो और भी खर्च होगा कि नहीं होगा? मतलब खरीदने की क्षमता सबकी हो गई। पहले कुछ लोगों की थी, अब सब लोगों की हो गई। अब सब लोगों की हो गई तो मांग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए तरलता का संबंध मांग से है। तरलता का संबंध मांग से है। आपको ये चीज़ होना देखना चाहिए, तरलता का संबंध मांग से है। अब अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं सप्लाई पे। किस पर आते हैं? सप्लाई पे। सप्लाई पे हम लोग आते हैं, और
सप्लाई पे सप्लाई देखते हैं, पूर्ति 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 हम लोग देखते हैं सप्लाई सप्लाई पूर्ति। अगर हम लोग देखते हैं पूर्ति और उत्पादन और मूल्य वृद्धि में क्या संबंध है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्ति जो है, उत्पादन जो है और मूल्य वृद्धि जो है, इन तीनों में संबंध कैसे बनता है। अगर मान लीजिए उत्पादन, अगर मान लीजिए कि उत्पादन जो है, उत्पादन अगर कम हो रहा है, अगर उत्पादन कम हो रहा है, तो बताइए हम उसे पूर्ति कर पाएंगे? पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मांग वृद्धि हो जाएगा, और मांग वृद्धि हो जाएगा तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तु का मूल्य वृद्धि हो जाएगा, वस्तु का मूल्य वृद्धि हो जाएगा। तो ये कौन सा संबंध बना, अब आप ही सोचिए। चलिए एग्जाम्पल के, ये तो हो गया ऐसे। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये कोई गांव है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और इनके लिए प्रतिदिन 10 किलो सब्जी की ज़रूरत होती है, 10 किलो सब्जी की ज़रूरत होती है। अब 10 किलो सब्जी की ज़रूरत होती है और इनको एक दिन 4 किलो सब्जी मिल रहा है। 6 किलो जो है, 6 केजी सब्जी अभी भी इनके पास नहीं पहुंच रहा है। अब बताइए 10 किलो चाहिए, 4 किलो जा रहा है, 6 किलो अभी ज़रूरत है। अब बताइए ये मांग पूर्ति हो नहीं पा रही है, 4 किलो ही हो रहा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब पूर्ति नहीं हो पा रही है तो मांग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब मांग बढ़ रहा है ना, तो जो 4 किलो इस गांव में आ रहा है, 4 किलो जो बेचेंगे वो तो कहेंगे मेरा तो बिकना तय ही है, क्योंकि 10 किलो की जगह 4 ही किलो बिक रहा है, 10 किलो की जगह केवल 4 किलो ही हम इनको दे पा रहे हैं, और जबकि इनको ज़रूरत कितने की है, 10 किलो की। तो ये मांग बढ़ा करके बेचेंगे। जैसे आप सोच लीजिए होली में शराब 100 बोतल ही रहता और पीने वाले 200 हो जाते हैं ना। अब 200 पीने वाले 100 बोतल ही है, 50 रुपए का लैला मजनू बंटी बबली जो था 110 में बिका। क्यों? क्योंकि उत्पादन 100 का था और मांग 200 लोगों ने किया। उत्पादन 100 का था और मांग 200 लोगों ने किया, पूर्ति नहीं हो पाई, पूर्ति नहीं हो पाई 200 लोगों की, और मांग वृद्धि हो गई और वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो गई। समझ में आया सप्लाई में क्या संबंध है? आपको हमेशा उत्पादन को रखिए। अगर उत्पादन ज़्यादा होता है, पूर्ति कम होती है, मांग ज़्यादा होती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। अगर मांग ज़्यादा है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना है। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। अब हम लोग इसकी परिभाषा पर देखते हैं। इसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर परिभाषित होता है। नंबर 1 वस्तु व सेवा और मुद्रा का मूल्य, और मुद्रा का मूल्य। वस्तु व सेवा के मूल्य में, बढ़ोतरी लंबे समय तक वस्तु व सेवा के मूल्य में लंबे समय तक
वस्तु व सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ोतरी, और मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट, मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट। मान लीजिए वस्तु है जो जैसे दाल चावल, जैसे दाल हो गया, चावल हो गई, दाल चावल आटा पिसान, दाल चावल आटा पिसान, जो भी है आटा पिसान, मतलब ऐसे चीज़ हो गए, दारू शराब, ये सब ये भी तो है ही है, दारू शराब। उसके बाद आप देख लीजिए सेवा में, ये वस्तु हो गई, सारी वस्तु है, मैं तो बस लिखा हूँ इन सब चीज़ों की, कहीं कि दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं। सेवा में अगर आप देखेंगे तो सेवा में आपको जैसे बीमा, बैंकिंग, 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 बीमा, बैंकिंग और विद्युत, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे क्या करते हैं, सेवा देते हैं। क्या करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे बीमा में आपको बीमा से संबंधित स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और बैंकिंग में आपको बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं, बैंकिंग सेवा दिया जाता है। विद्युत वाले आपको विद्युत देते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, इंजीनियर आपके लिए काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, सेवा देता है आपको, ये सारे सेवा देते हैं। और वो वस्तुएं, इन सब के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। अब मुद्रा का मूल्य में कमी क्या है, अभी हम बताते हैं, पहले इनकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। यदि वस्तु व सेवा के मूल्य में लगातार लंबे समय तक वृद्धि हो रहा है, लगातार लंबे समय तक वृद्धि हो रहा है, और मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है या कमी आ रही है, तो इन स्थितियों को, तो ऐसी स्थिति जो बनेगी उसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। अब समझ में आया। अब हम मुद्रास्फीति तो देख लिए, अब मुद्रास्फीति के बाद हम देखते हैं कि जो ये मुद्रा का मूल्य में कमी कैसे होती है। ये मुद्रा के मूल्य में कमी जो देखी, ये कैसे हम समझते हैं, तो इसे देखते हैं कि देखिए क्या होता है। 1 रुपये बराबर, अगर $1 है, $1 था कभी, आज मान लीजिए कि 1 रुपये बराबर $1 नहीं, लेकिन कभी था। अगर रुपये का मान डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, जब रुपये का मान डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो इसी को कहते हैं मुद्रा के मूल्य में कमी। मान लीजिए कि एक रुपये बराबर, मान लीजिए कि $1 बराबर हमें 1 केजी चीनी मिलता था, चीनी मिलता था, और 1 रुपये बराबर भी 1 केजी चीनी मिलता है, चीनी मिलता है। लेकिन किसी कारणवश, लेकिन किसी कारणवश 1 रुपये बराबर $1 न होकर के 70 रुपये बराबर $1 हो गया, $1 हो गया। अब बताइए, 1 रुपये बराबर 70 रुपये बराबर $1 हो गया, तो जो 1 रुपये 69 रुपये की कमी आई है, ये 69 रुपये की कमी आई है। मतलब इसका 1 रुपये में 1 किलो चीनी मिलता है, 1 केजी चीनी आज भी मिलता है। आज इसके लिए कितना चाहिए, 1 केजी के लिए 70 रुपये चाहिए, आज एक के लिए 70 रुपये चाहिए। अब बताओ रुपये का मान कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहले 1 रुपये में हमें 1 केजी मिलता था, आज 70 रुपये में 1 केजी मिलता है। तो वस्तु का दाम बढ़ा कि नहीं, वस्तु का दाम बढ़ गया, बढ़ा ना। और रुपया कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब भी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो रुपये का मान कमज़ोर होगा। देखिए मुद्रा के मूल्य में कमी। तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये रुपये का मान, मुद्रा के मूल्य में कमी आई है, ये जो कमी आई है वो यहाँ से आपको समझ में आया कि $1 बराबर 1 रुपया था, $1 बराबर आज 70 रुपये हो गया। तो ये 69 रुपये का जो, ये जो 69 रुपये का जो कमी हुई है, 69 रुपये की कमी हुई है जो,
यही मुद्रा के मूल्य में कमी को दर्शाता है। यही हो सकता है 1 पैसा कमी आया, 2 पैसा कमी हो सकता है, 3 पैसा, 1 रुपया, 4 रुपया, ऐसे कमी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमी होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि ये, लेकिन रुपए का मूल्य जब भी कम होगा, रुपए का मूल्य अगर कम होता है तो बचत क्षमता को प्रभावित होगा। कैसे? मान लीजिए कि कोई परिवार है, अगर वो 100 रुपये महीने का कमाता था और रुपए का मूल्य पहले $1 बराबर 1 केजी मिलता था, तो वो उसके खर्च कितना था? 1 रुपया था। उसका खर्च कितना था? 1 रुपये, 1 रुपये था। मतलब उसका खर्च जो था 100 रुपये महीने का कमाता था, मंथ, 1 महीने में 100 रुपये कमाता था और उसका खर्च था 1 केजी चीनी। तो पहले कितना में लाता था? 1 रुपये में। तो कितना बचता था? 99 रुपया बचता था। लेकिन रुपए के मूल्य में कमी की वजह से अब उसे 70 रुपये में 1 केजी लाना पड़ रहा है। अब कितना बच रहा है उसके पास? 30 रुपये। जब रुपए का मान, जब मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी तो बचत प्रभावित होगा। बचत क्या होगा? बचत क्षमता प्रभावित होगी। हो सकता है कि ऐसे बढ़ जाए। अगर 1 रुपये में पहले $1 था, अब 1 रुपये बराबर $2 हो गया, बढ़ गया ना, रुपया मजबूत हो गया। अब 1 रुपया हमारा उनके $2 के बराबर है। पहले मेरा आज का स्थिति क्या है कि $1 बराबर 70, आज की स्थिति ये है कि $1 बराबर 70 रुपया। हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि हमारा 1 रुपया उनके $70 के बराबर हो जाए। उनका $70 में 1 किलो चीनी मिलेगा तो हमारा 1 ही रुपये में 1 किलो चीनी मिल जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति आएगी, तो तब भी बचत प्रभावित होगा, तब ज़्यादा आपके पास बचत होगा। अगर हमारा रुपया कमज़ोर होगा तो हमारे पास कम पैसा बचेगा। तो ये स्थिति है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है अगर हम देखते हैं तो मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का अर्थ या मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति का अर्थ अगर देखते हैं, अगर तरलता, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। महंगाई कैसे? तरलता में वृद्धि होगा, तरलता में वृद्धि होगा। तरलता में वृद्धि होगा तो आपूर्ति में वृद्धि होगा। आपूर्ति, मुद्रा के आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा तो क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता में, क्षमता मतलब सभी लोग खरीदने की शक्ति हो जाएगी। अब सब लोग खरीदेंगे, पहले निरहु गुरहु सब अब टीवी फ्रिज खरीदेंगे, तो क्रय शक्ति क्षमता ये हो गए। अब वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि, अगर वृद्धि हुई तो ठीक है, अगर कमी हो गई वस्तु की आपूर्ति में, वस्तु की आपूर्ति में अगर कमी होती है, कमी हो जाएगी, अगर कमी होती है तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, इसी के मुद्रा के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई। अभी हम बताएं ना कि 1 रुपये में 1 रुपया था, फिर 70 रुपये में $1 हुआ, तो वस्तु का मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी। मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये था अर्थ इसके बारे में। देखिए, मुद्रास्फीति, तरलता बढ़ेगी, मुद्रास्फीति महंगाई, तरलता बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो सभी लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा होगा, खरीदने के लिए पैसा होगा तो वस्तु की आपूर्ति में कमी आएगी। अगर वस्तु की आपूर्ति में कमी आ गई, क्योंकि पहले 10 लोग खरीदते थे, अब 50 लोग एकाएक खरीदने लगे, तो वस्तु सबको नहीं मिल पाएगा, और सबको नहीं मिल पाएगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो मुद्रा मूल्य वृद्धि हो जाएगी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, और वस्तु के जब मूल्य में जब वृद्धि होगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी। ये है प्रक्रिया।
आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो मुद्रास्फीति है उसकी गणना आखिर कौन करता है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग इसके लिए CSO पढ़ते हैं, CSO, इसका CSO। ये जो CSO है, CSO ये एक संस्था है, और इसी तरह एक और संस्था है यानी SSO, NSSO, CSO और NSSO, इन सब की स्थापना पूछता है, इनके कार्य क्या हैं और इनका मुख्यालय क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्थापना हम लोग स्थापना देखते हैं, मुख्यालय देखते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके कार्य क्या हैं, पूछता है। अब हम लोग अगर इनके कार्यों को देखते हैं तो CSO की स्थापना 1951 में, और इसकी NSSO की स्थापना 1950 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली, और इसका कोलकाता, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता, इसका क्षेत्रीय कोलकाता, न्यू दिल्ली। इसके कार्य क्या हैं, मुद्रास्फीति की गणना करना, मुद्रास्फीति की गणना करना, GDP की गणना करना, GNP की गणना करना, GNP की गणना करना, GDP GNP की गणना करना, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना, प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है, CPI की गणना करता है, CPI मतलब कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स, CII कोर इंडस्ट्रियल इंडेक्स की गणना करता है। उसके अलावा ये जो है, इसका कार्य जो है, जो NSSO है, गरीबी और बेरोजगारी का मापन करता है, देश में गरीबी और बेरोजगारी का मापन करता है, गरीबी एवं बेरोजगारी की गणना करता है, गरीबी बेरोजगारी की गणना करता है। NSSO का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको समझ में। और CSO का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये देखना है कि CSO NSO हमेशा पूछा जाता है, इसकी स्थापना 1991 में। देखिए 1951 में सिंपल सा है, जो CSO है 1951 में, इसका 1950 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। उल्टा ऐसे कर दोगे तो आपको पता हो जाएगा, एक का मुख्यालय, एक का क्षेत्रीय मुख्यालय याद करिए, दोनों का याद हो जाएगा। इसका न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है तो इसका क्षेत्रीय मुख्यालय न्यू दिल्ली, इसका कोलकाता, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता। इसका मुख्यालय मुद्रास्फीति की गणना पूछता है, कौन करता है, CSO करता है। GDP की गणना कौन करता है, CSO करता है। GNP की गणना कौन करता है, CSO करता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है, CSO करता है। गरीबी बेरोजगारी की गणना कौन करता है, CSO करता है, NSSO करता है। बस कुछ करना ही नहीं, आपको याद हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि पूछता है कि रोजगार की गणना कौन करता है, देश में रोजगार। आखिरकार गरीबी बेरोजगारी की गणना तो हो गई, रोजगार की गणना कौन करता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है, श्रम ब्यूरो द्वारा।
देश में रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। देश में श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। रोजगार की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है, श्रम ब्यूरो द्वारा। उसके बाद हम लोग थोक मूल्य सूचकांक WPI और CPI के बारे में जानकारी ले लेते हैं। CPI ये होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे कहते हैं। ऐसे कंज्यूमर प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए होलसेल आप समझे होंगे, होलसेल में ला रहे हैं तो होलसेल हमेशा क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक। जैसे कि आपने जीन्स बनाया और हमने पहना तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता। जैसे कहते हैं ना कि हम होलसेल में रहे हैं तो होलसेल में क्या लाओगे, सेवा तो लाओगे नहीं, होलसेल में हमेशा सामान लाओगे, वस्तु लाओगे ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वस्तु शामिल होता है, वस्तु शामिल होता है। इसमें क्या शामिल होता है, उसमें वस्तु शामिल होगा। इसमें वस्तु और सेवा दोनों, क्योंकि कंज्यूमर है, कंज्यूमर हो सकता है कि वह सेवा का भी कंज्यूम करे, हो सकता है कि वह वस्तुओं का भी कंज्यूम करे। तो इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवा होता है, वस्तु और सेवा होता है, दोनों चीज़ें मिलके होती हैं। इसमें वस्तु और सेवा दोनों होता है कंज्यूमर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। अब आपको पता होना, जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन कौन क्या क्या शामिल होता है, तो वस्तु ही केवल शामिल होता है। यह किसको प्रदर्शित करता है, तो उत्पादक वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि जींस कौन बनाएगा, कोई उत्पादक ही ना बनाएगा, कोई कंपनी ही बनाएगा ना, तो वह उत्पादक हो गया, उत्पादक वर्ग को संबंधित होता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उपभोक्ता वर्ग को संबोधित करता है या संबंधित होता है। तो इसमें वस्तु और सेवा दोनों, क्योंकि कोई भी इंसान जींस भी पहन सकता है और बिजली पानी सेवा का भी उपभोग कर सकता है, वह कंज्यूम कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन उत्पादक वर्ग से संबंधित होता है, कौन उपभोक्ता। आपको कारण पता हो ना तो आप क्वेश्चन को सही कर, आसानी से सही कर सकते हैं। अब जैसे भी होलसेल में ला रहे हैं, होलसेल में क्या लाओगे भाई, सामान ही तो लाओगे होलसेल में ना, कोई सेवा तो उठा के लाओगे नहीं ना। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाए उत्पादक वर्ग तो होलसेल प्राइस इंडेक्स वाली बात आप देख लें। अब इन्हें जारी कौन करता है, मुद्रा। ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे, ये जो WPI और जो CPI है, ये WPI जो CPI है, ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की गणना के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो WPI और CPI का प्रयोग किया जाता है। WPI और CPI का प्रयोग मुद्रास्फीति के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें तो आधार वर्ष चलिए छोड़ दीजिए, इनके लिए ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे उसके अलावा हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या है। मुद्रास्फीति के कारण इन्फ्लेशन के कारण अगर देख लेते हैं इसी के साथ हम लोग, तो मांग की वजह से, पहला अगर मांग जनित, जाहिर सी बात है अगर 100 लोग हैं, 50 ही लोगों को सामान मिल पा रहा है, 50 लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ये 50 लोग डिमांड क्रिएट करेंगे
डिमांड क्रिएट करेंगे तो मांग ज़्यादा होगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, तो मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आएगा। पहला कारण ये हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा अगर देखें लागत जनित, मान लीजिए अगर मान लीजिए खाना बनाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी होता है, उसमें तेल पानी नमक ऐसे चीज़ें प्रयोग होती हैं। अगर मान लीजिए पहले 50 रुपये में एक थाली मिलता था खाना, एक थाली या एक प्लेट भोजन मिलता था, लेकिन अब तेल का दाम, सरसों के तेल का दाम और दाल का दाम और मक्खन का दाम बढ़ जाए तो ये 50 से 60 रुपये हो सकता है। इस प्रकार भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण अगर हम देखते हैं आयातित अगर तीसरा कारण देखते हैं तो कुछ वस्तुएं हम विदेश से मंगाते हैं। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ जाता है तो भारत में भी इन्फ्लेशन तेल का दाम में बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन आ सकता है। तो कुछ चीज़ें हम आयात करते हैं। और चौथा अगर देखते हैं तो कालाबाजारी में अगर हम लोग देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में 100 किलो प्याज चाहिए, लेकिन पूंजीपति लोग क्या करते हैं 40 किलो ही प्याज, या व्यापारी वर्ग 40 किलो ही प्याज मार्केट में छोड़ते हैं और 60 किलो प्याज बचा लेते हैं। अब 60 किलो प्याज बचा लेंगे और 100 किलो की मांग है, 40 ही किलो जाएगा तो जाहिर सी बात है खाने वाले, उसमें खासकर तो बकरा मुर्गा खाने वाले जो हैं, अरे भाई 40 रुपये किलो है या 100 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, बकरा तो लिया हूँ प्याज तो लेना ही पड़ेगा। 40 रुपये का चीज़ 20 रुपये किलो का चीज़ अब हो गया 40 रुपये, क्योंकि डिमांड नहीं हो पा रहा है। अब 40 रुपये हो गया। अब जैसे ही 40 रुपये होगा, ये 60 किलो प्याज जो था छिपा के रखे थे इसे भी मार्केट में छोड़ देंगे, जो 20 रुपये के बिकने की जगह पे अब ये 40 रुपये का बिकेगा। तो ये कालाबाजारी ऐसे होती है। कालाबाजारी में आधा सामान रोक लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव। अगर हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखते हैं कि जैसे विभिन्न वर्ग हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव उन पर कैसे पड़ता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव उन लोगों पर कैसे कैसे पड़ता है। प्रभाव यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्यापारी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे देखो उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग, उपभोक्ता, निश्चित आय वाले, पेंशन धारक, ऋणदाता, पेंशन धारक, ऋणदाता, लेनदार देनदार, आयात और निर्यात, इतना देख लेते हैं हम लोग। आयात निर्यात कितने हो गए टोटल, अगर देखा जाए 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। हम लोग उसके सामने प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जिसका प्लस का मतलब होगा कि उसे लाभ हुआ और माइनस का मतलब होगा कि उसे घाटा हो रहा है।
तो बताइए मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। अगर महंगाई होगी, 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बिकेगा, तो जो उत्पादन करेगा उसे लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। व्यापारी व्यापारी को भी यही बात होगी। व्यापारी भी पहले 10 रुपए में बेचता था वही सामान, अभी 11 रुपए में बेच रहा है, उसे भी लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। उपभोक्ता पहले जो 10 रुपए में खरीदता था अब उसे 11 रुपए में खरीद रहा, मतलब 1 रुपए का घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले बताइए निश्चित आय वाले। निश्चित आय मतलब कोई व्यक्ति है जो 100 रुपये कमा रहा था, वो महंगाई में भी 100 रुपये कमा रहा है। पहले उसे 10 रुपये में 1 किलो दाल खरीदता था तो 90 रुपये बचता था, अब 11 रुपये में दाल खरीद रहा है तो उसके पास कितना बचेगा? 89 रुपये बचेगा। तो उसे हानि हुआ कि लाभ? उसे हानि हुई। पेंशन धारक, पहले पेंशन धारक भी निश्चित आय होता है, पेंशन भी उसे निश्चित ही मिलती है। पहले भी 100 रुपये मिलता था, अब भी 100 रुपये मिलता था। पहले 10 रुपये खर्च करता था लेकिन अब महंगाई की वजह से 11 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसे हानि होगा कि नहीं होगा? हानि होगा। ऋणी, ऋणदाता और ऋणी। ऋणी और ऋणदाता में आपको समझा दे पहले। ऋणी बताइए, यह पैसा लिया था कब? जब 1 रुपये बराबर 10 आम मिलते थे। अब 2 रुपये में 10 आम मिल रहे हैं, 2 रुपये में 10 आम मिल रहे हैं। जब यह पैसा लिया था तब ये मजबूत था। जब ये पैसा लिया था, ये ऋणी कर्जदार जब लिया था तो 1 रुपये में 10 आम मिलते थे, तब रुपये का मतलब वैल्यू ज़्यादा था, रुपया मजबूत था। लेकिन आज 2 रुपये में 10 ही आम मिल रहे हैं, मतलब रुपया कमज़ोर हो गया। अब दे कब रहा? लिया कब था? लिया था जब रुपया मजबूत था, और दे कब रहा? जब रुपया कमज़ोर है। तो इसे लाभ हुआ कि हानि हुआ? इसे हुआ लाभ। क्यों हुआ? क्योंकि जब 1 रुपये में 10 आम खरीदा था इस समय, अब ये 2 रुपये में 10 आम खरीदना पड़ रहा है, तो ये तो देगा 1 ही रुपया, 2 रुपये तो देगा नहीं, ये तो देगा 1 ही रुपया अब भी। तो ऋणी को लाभ हुआ। और जो कर्ज दिया था 1 रुपये में तब 10 आम मिलते थे, अब बेचारी को 2 रुपये में 10 आम खरीदना पड़ रहा है, मतलब रुपया कमज़ोर है इस समय, और तो इसलिए ऋणदाता को हानि हुई। आयात, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पहले 1 रुपये में हमें 1 रुपये में 10 आम मिलते थे, 1 रुपये में 10 आम मिलते थे। लेकिन ये भारत की स्थिति, हमें आयात कहाँ से करना है? विदेश से। विदेश से आयात हमें करना है अगर, तो वहाँ से कोई व्यक्ति 1 रुपये में 10 आम खरीद के ला रहा है, 10 आम खरीद के ला रहा है, कहाँ से? विदेश से। और यहाँ कितने का बेच रहा है? 2 रुपये में 10 आम बेच रहा है, 2 रुपये में 10 आम बेच रहा है। तो बताओ आयात मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? आयात में मुनाफा हुआ, तो आयात के लिए लाभदायक है। अब बताइए, अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से 1 रुपये में 10 आम, यहाँ से 2 रुपये में 10 आम खरीद रहा है, और विदेश में ले जाकर 1 रुपये में 10 आम बेच रहा है, तो बताओ उसे हानि हुई कि नहीं हुई? हानि हुई। तो ये सीधे सीधे आपका था। इस प्रकार मुद्रास्फीति आपको प्रभाव जो था ये समझ में आ गया होगा। वर्तमान में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको हम बताते चले कि 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, जिसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कौन करता है? एक तरह से आरबीआई के द्वारा होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो आरबीआई के सीधे सीधे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि मुद्रास्फीति के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार अगर में हम बात करें तो बहुत सारी होता है, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति, गैलोपिंग कूदती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग रेंगती। हम लोग देख लेते हैं डीफ्लेशन, बस 2 ही देखना हम लोगों को, डीफ्लेशन हम लोग देख लेते हैं। डीफ्लेशन में क्या होता है कि बाजार में तरलता कम हो जाती है, बाजार में तरलता
बाजार में जो है तरलता कम हो जाती है। तरलता अगर कम हो जा रही है, आप ही सोचिए, तरलता कम हो जाएगी। डिफ्लेशन में क्या होता है, तरलता अगर कम हो जाएगी तो बताइए मुद्रा की आपूर्ति जो है, तरलता अगर मार्केट में कम हो, पैसा कम है मार्केट में, अगर पैसा कम है मार्केट में तो मुद्रा के जो तरलता अगर कम हो जाएगी तो कोई, अगर मान लीजिए, पहले आपको एग्जांपल समझा दें। मान लीजिए यहाँ पहले 100 रुपये था, 100 रुपये था, अब यहाँ 85 रुपया बचा। अगर 50 रुपया घट गया और 85 रुपया बचा तो बताइए मांग कम हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि अब कुछ लोगों के पास ही पैसा बचा है, अब कुछ लोगों के ही पास पैसा बचा है। अब क्या हो गया, तरलता अगर कम हो रही है तो मांग कम हो जाएगा, क्योंकि अब पहले 100 लोग खरीदते थे, अब 85 लोगों के पास पैसा है तो 85 लोग खरीदेंगे ना, तो मांग कम हो जाएगा। मांग जैसे ही कम होगा, मांग जैसे ही कम होगा, आपूर्ति पहले 100 लोगों के लिए होती थी, पहले 100 लोगों के लिए होती थी 100, अब 50 लोगों के लिए 100 हो रहा है। अब बताओ 50 लोग खरीदने वाले और 100 वस्तु, तो वस्तु के दाम में कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो वस्तु के मूल्य में, मांग कम हो गया तो वस्तु के मूल्य में मूल्य कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, वस्तु मूल्य कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 100 लोगों के लिए आता था खरीद के, 100 लोगों के लिए 100 जींस बनता था, अब 50 लोगों के लिए 100 जींस बन रहा है। अब ये लोगों के लिए पर्याप्त है, एक व्यक्ति के लिए 2-2 जींस खरीद सकते हैं। हाँ, अब कंपनी वाले सस्ता कर देंगे ना, क्योंकि भाई मेरा जींस लो, मेरा जींस लो, क्योंकि इनके अपराध है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा सामान हो गया, खरीदने वाला कोई नहीं, तो वस्तु का मूल्य अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर धीरे धीरे लगातार कम होती जाएगी, ऐसे लगातार कम होता जाएगा वस्तु का मूल्य, तो ये स्थिति कौन सा बनेगा? डिफ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगा, और डिफ्लेशन माने सस्ता होता जा रहा है भाई, सस्ता होता जा रहा है। अब सस्ता होता जाएगा तो बताओ उत्पादक जो होगा, जो उत्पादन करने वाला होगा, उत्पादन करना कम कर देगा, उत्पादन कम कर देगा तो बताओ रोजगार देने, पहले 100 लोगों को रोजगार देता था, अब 85 लोगों को रोजगार देगा। अब 50 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 50 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, डिमांड को भी प्रभाव कम कर देंगे, क्योंकि अब पैसा ही नहीं है तो खरीदेगा कैसे? तो ये सारी परिस्थितियाँ बनती जाएंगी। अब परिस्थितियाँ, डिमांड कम हो जाएगा तो देश की आय कम हो जाएगी, देश की आय कम हो जाएगी। तो इस प्रकार डिफ्लेशन में मंदी की स्थिति तक भी जा सकती है। इसके विपरीत ये डिफ्लेशन मतलब सस्ता होता जाना, रिफ्लेशन का प्रयोग, रिफ्लेशन में क्या होता है, मंदी से निकालने के लिए प्रयोग होता है, मंदी, रिफ्लेशन। इसमें सरकार करती क्या है, मंदी से बाहर निकालने के लिए रिफ्लेशन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेशन मतलब पुनः फिर से महंगाई लाओ। कैसे होगा? वस्तुओं के दाम में, सेवाओं के दाम में वृद्धि करो। इससे कैसे होगा? ये सरकार सब्सिडी देती है। पहला, सरकार सब्सिडी देगी, 5 रुपए का सामान है, कहेगी 3 रुपए जनता देगी, 2 रुपए सरकार देगी, और 5 रुपए का सामान खरीदो। जनता जैसे ही जानेगी कि अरे बाप रे बाप, 5 रुपए का सामान 3 रुपये में मिलत बा, 5 रुपये का सामान 3 हर तरीके 5 की जगह 10 लेगी, 20 लेगी, और इस प्रकार देश की आय बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार डिमांड बढ़ता जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ेगा, इस प्रकार डिमांड बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगी,
मांग बढ़ जाएगी, पुनः पुनः मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार आप देखें, ये सारा रिफ्लेशन से निकालने डिफ्लेशन से निकालने के तरीके होते हैं, जिसे रिफ्लेशन कहते हैं। सब्सिडी के माध्यम से हो गया, आपको पता होगा। अगला अगर हम लोग देखें तो बैंकों का ब्याज दर, ब्याज सस्ता कर दो, ब्याज क्या करो, सस्ता कर दो। अब सस्ता कर दोगे, पहले 1,000 रुपये पर 10% ब्याज था, तो 100 लोग लेते थे, 100 लोग लेते थे, लेकिन अब 2% कर दिया गया। आई देखो, हज़ारों लोग ले रहे, अब हज़ारों लोग लिए, पहले 100 लोग ही ब्याज लिए, तो 100 लोग ही तो खर्च करेंगे। अब 1,000 लोग लिए ब्याज, तो 1,000 लोग खर्च करेंगे। अब 1,000 लोग खर्च करेंगे, फिर वही बात होगी, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। ये तब सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी, ये सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी। फिर सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी, बंद ही नहीं होगा, खरीदो, उठाओ, लाओ, फेंको, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती ही जाएगी इस प्रकार। तो ये सारे तरीके होंगे, ये सारे तरीका है रिफ्लेशन का। डिसइन्फ्लेशन भी एक होता है। इसमें क्या होता है, ये डिसइन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन जो है, डिसइन्फ्लेशन में जब देश में मुद्रास्फीति दर अधिक हो जाए, मतलब इसमें कम हुआ था मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर अधिक हो जाए, मोर देन 6%। ये एक है, जैसे कि हमारे यहाँ 4+-2 के हिसाब से है, इतना आपको नहीं जानना है फिलहाल, बस यही जानिए कि जब हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, तो सरकार क्या करती है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या किया जाता, सेम यही चीज़, ब्याज उसमें सस्ता किया गया था, तो इसमें ब्याज महंगा कर दिया जाएगा। सब्सिडी उसमें दिया जा रहा था, सब्सिडी के जगह पे वस्तुओं के दाम को, वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई, उत्पादन जब ज़्यादा होगा तो महंगाई थोड़ी होगी। अब 5 ही वस्तु है, 10 लोग खरीदने वाले हैं, तो महंगा ज़रूर हो जाएगा। इसलिए 10 लोग खरीदने वाले हैं, 5 वस्तु है और 10 लोग खरीदने वाले हैं, आट ही नहीं रहा बा है, तो 10 रुपये की जगह 20 रुपये देने को तैयार हैं। इसलिए क्या किया जाएगा, 5 की जगह फिर 10 उत्पादन कर लो, फिर ऑटोमेटिकली वस्तुओं का दाम अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, वस्तुओं को उत्पादन बढ़ा दो, ब्याज दर बढ़ा दो, क्योंकि ब्याज सस्ता रहेगा, सब लोग ब्याज लेकर खरीदने लगेंगे, इसलिए ब्याज सस्ता रहेगा तो कम लोग खरीदेंगे इससे। तो ये तरीका होता है। अब एक और है स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन देख लेते हैं हम लोग। इन सबको इंग्लिश में ही याद करना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। स्टैग इन्फ्लेशन में अगर हम लोग देखें, अगर मुद्रा इन्फ्लेशन प्लस बेरोजगारी प्लस मंदी, तीनों एक साथ बढ़े, तीनों एक साथ बढ़े, ये भी बढ़े, ये भी बढ़े, ये भी बढ़े, तो इसे कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। ये आपको याद होना चाहिए, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और मंदी एक साथ जब बढ़े तो इसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ये था आपके लिए, और हमारे ख्याल से आपको जो भी ये 2-4 पेज हुए, आप लोग आसानी से मुद्रास्फीति समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है।